हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज हम बात करेंगे असम मिजोरम के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसकी वजह से हिंसक झड़प हुई है, खूनी झड़प, 5 जवानों की मौत हो गई है। क्या है ये मामला, कैसे शुरू हुआ, इसका क्या इतिहास है इस बॉर्डर डिस्प्यूट का, और असम का किस किस राज्यों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उन सब पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बना दिया है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। यूनेस्को ने 800 साल पुराने रमप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। तो क्या है इस मंदिर की खासियत, डिटेल में बात करेंगे। तो कई टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, सब पे बात करेंगे। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, किन 2 राज्यों में सीमा विवाद के वजह से या सीमा विवाद के दौरान 26 जुलाई को खूनी संघर्ष हुआ और 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। आंसर जैसा मैंने पहले बताया, आंसर होगा असम और मिजोरम। ओके, तो ये असम और मिजोरम के बीच में जो विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट है और खूनी हिंसक झड़प है, इन सब पे बात करते हैं। देखिए, भारत के इन 2 राज्यों के बीच यानी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद इतना बढ़ गया जैसे कि 2 देशों का कोई झगड़ा हो गया हो। असम और मिजोरम की पुलिस एक दूसरे पर, उन दोनों ने हमला कर दिया। वहाँ पुलिस के जवानों ने ज़बरदस्त फायरिंग हुई, बम विस्फोट हुए, जो आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं। नतीजा ये है कि असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई और बहुत सारे पुलिसकर्मी दोनों तरफ के घायल हुए हैं, आम लोग घायल हुए हैं। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। तो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मिजोरम पुलिस ने असम पुलिस के जवानों पर लाइट मशीन गन यानी LMG का इस्तेमाल किया, उससे फायरिंग की है। दूसरी ओर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने ट्विटर पर गृह मंत्री को लिखा कि अमित शाह जी कृपया ध्यान दें, मिजोरम असम टेंशन पर जल्द कुछ करना होगा। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया और कहा कि असम पुलिस के जवानों की मौत पर मिजोरम पुलिस वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जश्न मना रही है। तो इसका फिर पलटवार हुआ मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथांगा के द्वारा। तो एक तरफ तो दोनों राज्यों की पुलिस और आम लोग खूनी संघर्ष कर रहे थे, दूसरी ओर दोनों के चीफ मिनिस्टर खुलेआम ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मतलब वहाँ भी जंग चल रही थी। 2 राज्यों के बीच में जो भयानक माहौल हुआ, और वो तब हुआ है जब गृह मंत्री अमित शाह अभी 1-2 दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट का दौरा करके वापस लौटे हैं और वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट पर भी बात हुई थी। ओके, और जहाँ पर विवाद चल रहा है वहाँ पर CRPF भी तैनात कर दिया गया था, उसके बावजूद ये घटना हुई। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद क्या है। तो मैप के थ्रू आपको बताएंगे दोनों राज्यों के बीच इतनी खराब हालत क्यों हुई और केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया तो कैसे किया, क्या हुआ, क्या गलतियाँ रह गई। अब बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको लेकर दोनों राज्य सरकारों का दावा क्या क्या है। असम के साथ साथ आपको बता दूं कि कई राज्यों का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, तो इन सब के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो केंद्र सरकार ने विवाद को निपटाने के लिए क्या किया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले असम के भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में कुछ ज़रूरी बात जानते हैं। देखिए, मेरे बगल में रहा असम का मैप, या कहें नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप, उसमें असम भी है। तो असम जो है वो अपनी सीमा 7 भारतीय राज्यों से साझा करता है। इसमें कौन कौन है? पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ओके, असम के साथ दूसरे राज्यों की भी सीमा का विवाद है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि मिजोरम के अलावा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ भी असम का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। हालांकि उन दोनों राज्यों के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ओके, मिजोरम का भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, इसलिए वहाँ पर मैदान में ही पूरी लड़ाई चल रही है। पूरा मामला जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान से शुरू हुआ था। और आपको बता दूँ कि ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर पूरा शासन था, उस समय असम काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ये पुराना मैप है जो असम हुआ करता था। मौजूदा जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो राज्य हैं वो इसी के अंतर्गत आते थे और एक एक करके असम से अलग होते गए। ओके, लेकिन दिक्कत क्या हुई, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आज़ादी के बाद
असम प्रोविंस यानी असम जो था उसका जो विभाजन किया गया उसमें बहुत सारे अधिकतर राज्य जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन सबको प्रशासनिक सहूलियत के मुताबिक विभाजित किया गया था यानी बांटा गया था। जो मैदानी इलाके हैं वो असम की ओर पड़ता था कमोबेश, और जहाँ पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ पर अन्य राज्यों की सीमा शुरू होती है जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तो ये सब। ओके, ज़मीनी स्तर पर ये सब सीमाएं जनजातीय क्षेत्रों यानी आदिवासी उनके पहचान के साथ मेल नहीं खाती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में बार बार क्षेत्रीय विवाद पैदा होता है। तो यहाँ पूरे डिस्प्यूट को समझने के लिए, चूँकि आपको मैंने बताया कि असम से ही टूटकर कई सारे राज्य बने, तो मिजोरम कैसे बना है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि डिस्प्यूट को समझने के लिए मिजोरम के गठन का भी मामला समझना पड़ेगा और काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान असम बहुत बड़ा हुआ करता था। ओके, जैसे मैंने बताया नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सब राज्य उसी के अंतर्गत आते थे। आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक मिजोरम जो है वो असम का ही हिस्सा बनकर रहा, और वो एक ज़िला था असम का, लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद मिजोरम को भारत से अलग करने के लिए स्थानीय संगठन से मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट, तो उसने सशस्त्र विद्रोह किया और उसने कहा कि हमको भारत से ही अलग कर दो। मिजोरम के वहाँ के जो अभी मिजोरम जो है वहाँ के जो सशस्त्र विद्रोही थे उन सब ने कहा था, और ये माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के उकसावे पर ऐसा हुआ था। हालांकि तब 1971 में भारत सरकार ने बातचीत की और असम के जो मिजो हिल्स ज़िला है तो उसको एक अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शांति बहाली हुई, उग्रवादी थोड़े शांत हुए और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ओके, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया उसको। इसके बाद जो मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट जो था, जो उग्र विचारों का था, वो उसने अपना नाम बदला और मिजो नेशनल फ्रंट कर लिया और फिर पॉलिटिकल पार्टी बन गया, और अभी उसी पार्टी की वहाँ पर सरकार है और चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथांगा। तो ये तो था मिजोरम के गठन की बात। ओके, अब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इस पूरे मसले को समझने के लिए। असम और मिजोरम के बीच में जो विवाद है उसको समझने के लिए 146 साल पहले जाना पड़ेगा, यानी पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, असम और मिजोरम के बीच में जो क्षेत्रीय विवाद है मुख्य तौर पर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो 2 नोटिफिकेशन जारी हुए थे उसके कारण क्रिएट हुआ है। दरअसल हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन बनाया था, अधिनियम बनाया था। तो उसके तहत 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसके जरिए लुशाई हिल्स जो अब मिजोरम है उसको कछार यानी असम का एक ज़िला था कछार, उसके मैदानी इलाके से अलग किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1933 में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उस समय एक बार फिर से कछार और लुशाई हिल्स यानी कछार यानी असम का ज़िला और लुशाई हिल्स मतलब अब मिजोरम, तो उसकी सीमा का निर्धारण किया गया। और उसमें यह हुआ कि सीमा थोड़ी असम की आगे बढ़ गई और मिजोरम की थोड़ी सीमा कम हो गई। तो ऐसे में मिजोरम के लोगों को यह सीमांकन मंजूर नहीं था। ठीक है, इतने पुरानी बात। तो मिजोरम के लोगों का कहना है कि 1933 का जो नोटिफिकेशन था उसको मिजो सोसाइटी जो है, मिजो समाज जो है वो उसको नहीं मानता क्योंकि उससे सलाह नहीं किया गया था। और अब इसी बात को लेकर मिजोरम के लोग नाराज़ हैं और सरकार नाराज़ है, और मौजूदा जो सीमा का निर्धारण है उसको मानने को तैयार नहीं। देखिए, 1933 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो सीमा का निर्धारण किया गया था अलग ज़िले के तौर पर, उसी के आधार पर मिजोरम का गठन कर दिया गया था। ओके, तो ऐसे में क्या हुआ कि मिजोरम का जो दावा था जितने दूर तक का उसको उतना नहीं मिला, उसको कम ही मिला। तो ऐसे में इसी आधार पर मिजोरम ये कहता है कि असम जो है वो 509 वर्ग मील इलाके पर जो है असम ने कब्जा किया हुआ है, मिजोरम ये कहता है। तो मुझे लगता है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट का इतिहास है वो आप समझ चुके होंगे। अभी क्या स्थिति है? देखिए, मिजोरम और असम जो है आपस में
लगभग 165 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को साझा करती है। ओके, असम का कछार और हाइलाकांडी जिला है तो वो मिजोरम की सीमा से लगती है, लेकिन जो लकीर नक्शे में साफ साफ दिखती है उसको लेकर ज़मीन पर क्लियरिटी नहीं है उतनी, और इसी वजह से झगड़ा होता है जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ पर। ओके, एक और बात कि पहाड़ी इलाकों में कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन बहुत कम है और बड़ी मेहनत के बाद ही ढलान पर खेती हो पाती है, तो इसलिए ज़मीन के छोटे टुकड़े भी बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस विवाद में दोनों पक्षों का समर्थन मिलता है, मतलब प्रशासन का, पुलिस का, वहाँ के लोगों को। ओके, इसके साथ साथ जब जब समय समय पर एक राज्य का प्रशासन जिस इलाके को अपना मानता है वो दूसरे इलाके का पक्ष उसको खाली कराने लगता है। ज़मीन पर अपने दावे को लेकर एक तरफ से सरकार जब सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है, तो दूसरा पक्ष या दूसरी सरकार उसको रोकने आ जाती है। ओके, काफ़ी पहले से यहाँ पर सीआरपीएफ की भी टुकड़ी तैनात की हुई है और अभी जो हुआ वो ऐसा ही हुआ। सड़क निर्माण को लेकर असम की सरकार वहाँ पर काम कर रही थी और मिजोरम के लोगों ने और मिजोरम की पुलिस ने उसको रोकने का काम किया। उसके बाद फिर हिंसा भड़की और नतीजा ये हुआ कि 5 जवान मारे गए। और आपको बताऊं कि अभी हाल ही में यानी 10 जुलाई को एक झड़प हुई थी मिजोरम और असम के लोगों के बीच में, और ये आरोप लगा था कि मिजोरम के आदिवासियों पर अत्याचार किया गया है, उसके घर जला दिए गए हैं, उसके घर तोड़ दिए गए हैं, भगा दिए गए हैं, और मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा था। ओके, एक और डिस्प्यूट की वजह न्यूज़पेपर्स में बताई जा रही है इनर लाइन परमिट यानी ILP प्रणाली। देखिए, असम के साथ कम से कम 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा विवाद का प्रमुख कारण जो है वो बताया जाता है, मतलब कई सारे प्रमुख कारण हैं, उनमें एक ये भी इनर लाइन परमिट। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यहाँ पर इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू है। मतलब हुआ कि इसके बिना बाहर का कोई भी शख्स, यानी उन चारों राज्य के अलावा अगर कोई शख्स उसमें जाता है, उन चारों राज्यों में जाता है, तो उसको परमिट लेना होगा। बिना परमिट में के वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। लेकिन उन चारों राज्यों के लोग बिना रोक टोक के दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। तो इसकी वजह से असम के लोगों का ये कहना है कि हमारे इलाके में चले आते हैं, हम उधर नहीं जा पाते हैं। ये सब भी मामला है। तो 26 जुलाई को क्या हुआ जो 5 जवान मारे गए, ऐसा लगा जैसे कि 2 देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट जैसा हालात है। देखिए, असम सरकार का ये कहना है कि वो अपने इलाके यानी जो विवादित इलाका है वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही थी, और इसी दौरान मिजोरम की चौकी की ओर से आम लोगों का हमला हुआ। इसके बाद असम के IG, DIG, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर के बदले वहाँ डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो इसके अलावा SP वो सब पहुँचे। तब तक माहौल बिगड़ चुका था, दोनों ओर से फायरिंग हुई। मतलब असम का कहना है कि उस तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन मिजोरम का कहना है कि उधर से भी फायरिंग हुई। नतीजा ये हुआ कि असम के 5 जवानों की मौत हो गई, कई सारे लोग घायल हुए हैं, अलग अलग जगहों पे चोट लगी है, गोलियां लगी हैं। ये स्थिति है। तो इसमें केंद्र सरकार क्या रुख है, उसने क्या किया अब तक? देखिए, अलग अलग समय पर विवाद जब हुए हैं तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है, लेकिन अस्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। आपको बताऊं कि केंद्रीय गृह सचिव जो अमित शाह हैं अभी, वो 24-25 जुलाई को पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे थे, और 25 जुलाई को शिलोंग में एक मीटिंग हुई थी जिसमें गृह मंत्री के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। और इस मीटिंग में भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है राज्यों का, उसका मुद्दा उठा था। जोरमथांगा जो हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे जो राज्य हैं उनको बनाते वक्त, उनके गठन के वक्त अंग्रेज़ों के ज़माने से जो चला रहा था भूमि विवाद, उसको नहीं सुलझाया गया, जिसकी वजह से अभी तक टेंशन चल रहा है और उससे विकास को भी बाधा मिल रही। मतलब डेवलपमेंट जो है उस पर ध्यान दें या फिर क्या ये इस झगड़े पे ध्यान दें। ओके, अब क्या है वहाँ पर कि उनका ये कहना था कि जो विवाद है जहाँ पर, वहाँ पर आदिवासी लोग यानी मिजोरम के आदिवासी लोग वनोपज इकट्ठा करते हैं, मतलब वन से जो, जंगलों से जो इकट्ठा होता है ऐसी चीज़ जिससे जीविकोपार्जन हो सकता है, तो उस पर अस्थाई या अस्थायी रूप से वो निर्भर हैं उस पर।
और असम इन इलाकों पर दावा करता है और ऐसे में विवाद शुरू होता है। ओके, और वो उन्होंने एक और पॉइंट बताया था कि पूर्वी पाकिस्तान यानी अब जो बांग्लादेश है वहाँ से जो आए प्रवासी हैं उसकी वजह से भी काफ़ी टेंशन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए, इस मामले में केंद्र सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जिस तरीके से आज़ादी के बाद आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ख़ास तौर पर दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर और स्थानीय पहचान के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ था, मतलब पुनर्गठन किया गया था राज्यों का। ओके, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ऐसा लगता है। अगर विवाद जारी रहा तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि इस इलाके में उग्रवाद का लंबा इतिहास रहा है। मुझे लगता है पूरा मुद्दा आप समझ चुके होंगे। मुझे लगा कि इसके बारे में डिटेल बताना चाहिए क्योंकि ये हॉट टॉपिक है और राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो खासतौर पे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन सब एग्जामिनेशंस में, रेलवे में, एसएससी में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ये सब जानना चाहिए, समझना चाहिए। डिस्कशन का भी मुद्दा होता है तो बातचीत करनी चाहिए इन सब मुद्दों पर। ओके, कैसा लगा ये करंट अफेयर्स ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि 2021 का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका बुक अवेलेबल हो गया है। एमसीक्यू है 800 से ज़्यादा और डिटेल में नोट्स भी दिया गया है, मतलब काफ़ी डिटेल में बताया गया, जिससे मैं बताता हूँ वैसे ही। तो आप ले सकते हो, अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। पीडीएफ भी अवेलेबल है और उसका वीडियो भी बना हुआ है 7 महीने का, करीब 3-4 घंटे का, देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने वाले पहले राज्य का नाम बताएं। आंसर होगा पश्चिम बंगाल। देखिए, इजरायली जो स्पैमवेयर है पेगासस, उसके जरिए जासूसी का मामला पूरी दुनिया में छाया हुआ है और भारत सरकार लगातार मना कर रही कि हम इस मामले की जांच नहीं करेंगे, ये पूरा मामला ही फर्जी है। लेकिन जो स्थिति देखने को आ रही है, जैसा कि इजराइल ने खुद ही जांच शुरू कर दी है, फ्रांस के राष्ट्रपति के फ़ोन तक की जासूसी हुई है, तो वहाँ भी जांच शुरू हो गई है। लेकिन इंडिया में जांच की बात से सरकार पीछे हट रही है। ऐसे वक्त में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि आयोग जो है एक स्पेशल वो जांच करेगा, न्यायिक आयोग है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए जो नागरिकों की और न्यायपालिका की, पत्रकारों की, मंत्रियों की, उस पर सर्विलांस रखा गया, तो ये बहुत गंभीर बात है। तो न्यायिक आयोग जो है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं न्यायिक जांच आयोग में? तो कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जज हैं जस्टिस मदन भीमराव और पूर्व चीफ जस्टिस हैं ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। तो इन दोनों को जो है शामिल किया गया। अच्छा, इस बारे में और बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हुई है। मनोहर लाल शर्मा नामक एक वकील हैं, तो उन्होंने ये दायर किया है जनहित याचिका PIL। तो उसमें ये कहा गया है कि इजरायली स्पाइवेयर जो है वो उसके ज़रिए भारतीय नागरिकों की निगरानी हो रही थी और ये अपराध है, ऐसा उसके द्वारा कहा गया है। तो कहा गया कि इसकी जांच करवाई जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ने 800 साल पुराने रमप्पा मंदिर को विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, सूची में, लिस्ट में। तो किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा तेलंगाना। देखिए, रमप्पा मंदिर है, उसको काकातीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कहाँ पर ये? तेलंगाना में। तो मुगलू जिले में पालमपेट नाम का जगह है, वहाँ पर ये स्थित है मंदिर। 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है, 13वीं सदी का। भगवान शिव को ये समर्पित है। तो क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्यों खास है ये? देखिए, तेलंगाना के काकतीय वंश के महाराज गणपत देव ने सन 1213 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, शुरू करवाया था उस दौरान। और मंदिर के शिल्पकार थे रमप्पा। तो उनके काम को देखते हुए महाराजा गणपत देव काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने इस मंदिर का नाम रमप्पा के नाम पर ही रख दिया। तो रमप्पा को मंदिर के निर्माण में 40 साल का वक्त लगा था। और यहाँ पर शिव मंदिर है, ये पूरा 6 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म पर बना पूरा मंदिर है
और दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्य भी देखे जा सकते हैं वहाँ पर। इस मंदिर में शिव, श्री हरि और सूर्य देवता की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी की भी मूर्ति लगी है, जिसकी ऊंचाई 9 फीट है। और बताया जा रहा है कि 1000 खंभों से बना हुआ ये प्राचीन वास्तुशिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। और आपको बता दूं कि 800 साल हो गए हैं और उस दौर के जो बने हुए ज़्यादातर मंदिर या स्मारक या जो भी कंस्ट्रक्शन हुए थे वो ज़्यादातर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन इसको झेलने के बावजूद ये जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, इसको नुकसान नहीं पहुंचा है बहुत ज़्यादा। शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है और ये भी जांच करने की कोशिश हुई कि 800 साल तक ये मंदिर कैसे झेलता रहा प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, बारिश है, भूकंप है, तमाम चीज़ें हैं, तूफान है, इन सबको। तो पुरातत्व वैज्ञानिकों का ये कहना था कि मंदिर के जो पत्थर हैं उनको जब काटा गया, उनकी जांच हुई तो पता चला कि इसका वज़न काफ़ी कम है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुरातत्वविदों ने पत्थर के टुकड़े को पानी में डाला तो ये टुकड़ा पानी में तैरने लगा, यानी वो कम भार वाला पत्थर था, स्पेशल था, तो उसकी वजह से ये काफ़ी दिनों तक टिका रहा। ओके, तो तेलंगाना में ये मंदिर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया, तो कितने बार सीएम रहे, कितनी बार सीएम बने? आंसर होगा 4 बार। हालांकि वो कभी भी अपना पूरा कार्यकाल जो है कर नहीं पाए, मतलब कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कब से कब तक रहे चीफ मिनिस्टर? तो सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 7 दिन बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी बार 30 मई 2008 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी बार 17 मई 2018 को चीफ मिनिस्टर बने और 6 दिन बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। चौथी बार 26 जुलाई 2019 को चीफ मिनिस्टर बने और 2 साल बाद ठीक उसी दिन इस्तीफा देना पड़ा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल प्रोटीन सप्ताह कब मनाया जा रहा है? आंसर होगा 24 से 30 जुलाई। ओके, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ाना कम से कम 48 ग्राम प्रोटीन लेना ज़रूरी है, लेकिन भारतीयों के खान पान में प्रोटीन की मात्रा इससे कम देखी जाती है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सप्ताह, और ये सप्ताह मनाया जाता है ताकि प्रोटीन को लेकर जागरूक रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्रोटीन हम लोग को मिल सकती है बॉडी को। पीनट बटर है, मछली, दाल, चना, चिकन, दही, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, अंडा, मीट, कद्दू, बीज वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा देश जुलाई 2021 में शामिल हुआ है? आंसर होगा स्वीडन। ओके, देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए समझौते की पुष्टि की है स्वीडन ने। ओके, तो ये एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, भारत में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लगता है सबको पता होगा। आंसर है 26 जुलाई। ओके, देखिए 1999 में करगिल युद्ध में सैनिकों के द्वारा जो बलिदान दिए गए उसको याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। 60 से ज़्यादा दिनों तक ये युद्ध लड़ा गया था और अंत में भारत ने सभी क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण कर लिया था। कहाँ पर? तो करगिल द्रास सेक्टर में। ओके, पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाने में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा नासिर कमल। ओके, देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति की नियुक्ति समिति की मीटिंग हुई और उसी में ये फैसला किया गया है। ओके, उनका जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई 2022 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व डाउनिंग प्रिवेंशन दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डाउनिंग प्रिवेंशन डे। आंसर होगा 25 जुलाई। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है। वैश्विक रूप से डूबने की रोकथाम के लिए ये दिवस घोषित किया गया, मतलब आपदा हो, नदी, तालाब, कुएं में जो डूबने से मौत हो जाती है
तो कैसे रोका जाए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि हर साल दुनिया भर में 2,36,000 लोग डूब कर मर जाते हैं, और इनमें से 90% जो डूबने की घटनाएं होती है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा कैबिनेट ने ये फैसला किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो उन्होंने कहा है कि राज्य में हर किसी को आपदा की चुनौती से निपटने के लिए, सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बार बार ओडिशा जो है वो आपदाओं से घिरता रहा है। खासतौर पर चक्रवात वहाँ काफ़ी आते रहे हैं, हर 1 साल 2 साल पे बड़े चक्रवात आते रहे हैं, तो इस वजह से ये किया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आपको फिर से बता दूं कि 2021 का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स बुक है वो अवेलेबल है अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे भी। और हाँ, अभी जो आपने करंट अफेयर्स देखा उसका पूरा PDF मेरे बगल में आ गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ओके, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं।